तो हमें एक प्यारे से बच्चे ने इस पेपर को दिया है, बड़ा धन्यवाद है उसका। और सोचो अगर कल को यही पेपर आपके स्कूल में आता है तो आप क्या करेंगे। इसलिए इसे आज बखूबी शेयर करना है और बहुत कायदे से देखना है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि पेपर जो अर्धवार्षिक में आते हैं हमेशा वो किसी न किसी स्कूल में जरूर सेम आ ही जाता है। इसलिए इस पेपर को बहुत सुंदर ढंग से आप पढ़ेंगे, एक एक चीज हल कराएंगे, बहुत कम समय आपका लेंगे, क्योंकि हम केवल और केवल इसे हल कराएंगे और बाकी आप देखते रहिए भाई क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हैं, और ये अभी पेपर हुआ है 12 कक्षा का है, सामान्य हिंदी का, साहित्यिक का भी करा देंगे, हम सबको बराबर लेके चलते हैं। कोई भेजे बच्चा साहित्यिक का तो मैं करा दूंगा, अगर आप साहित्यिक के हैं आपके पास है तो करा देंगे। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहला सवाल है, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना की विधा है। यहां पर यह भी बता दिया गया, फिलहाल जिस विद्यालय के ये पेपर्स हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ एक अच्छे पैटर्न पर और एक अच्छे प्रश्नों के संकलन के साथ जो बोर्ड परीक्षा में भी काम आएंगे, ऐसे प्रश्न हैं। तो कहा है कि सेवा सदन क्या है। सेवा सदन तो भाई एक उपन्यास है प्रेमचंद का लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही हो गया। पृथ्वीराज की आंखें ये नाटक है, इसके लेखक कौन है। सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर या फिर वृंदावन लाल वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक नाटक है, तो आप सेकंड ऑप्शन बिल्कुल चुन लीजिएगा। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से उपन्यास नहीं है। क्या है, उपन्यास नहीं है। रूठी रानी, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रगुप्त और लवंगलता। देखिए यहां पर जो चंद्रगुप्त है ये नाटक है, और जब चंद्रगुप्त नाटक है तो ये किसका है, भाई जयशंकर प्रसाद जी का है चंद्रगुप्त नाटक। इसी के साथ स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि भी, सज्जन, कल्याणी परिणय, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सारे नाटक किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता। देखिए मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि शुक्ल युग जो है उसे हम छायावादी युग कहते हैं, उसे हम प्रसाद युग कहते हैं, उसे हम प्रेमचंद युग कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप शुक्ल युग को ये जानिए कि भाई ये छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, और इनकी एक एकांकी बड़ी प्रसिद्ध है, दीपदान एकांकी, जिसमें पन्नाधाय का चित्रण है, बहुत बढ़िया सा, देश प्रेम पर आधारित है, एक राष्ट्र प्रेम, राज प्रेम, वतन प्रेम पर आधारित है। भक्ति काल के, अब यहां पर पद्यांश आधारित 5 प्रश्न आएंगे। भक्ति काल के कवि नहीं हैं, मलूकदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो भाई यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि केशवदास जो हैं ये रीतिकाल के हैं। केशवदास कहां के हैं, रीतिकाल के हैं। ठीक है, कहां के हैं, रीतिकाल के हैं। ठीक, और केशवदास की तो भाई एक रचना आप जानते ही हैं, रामचंद्रिका, बहुत बहुत अच्छी रचना है रामचंद्रिका। देखिए भाई इसको शेयर जरूर करिए, किसी भी चीज को बनाने में मेहनत लगती है, हमें ना सही पर हमारी मेहनत को जरूर प्रणाम करिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, अनुशासन में बद्ध होकर काम करना पड़ता है। एक दिन आलस करेंगे ना तो बहुत कुछ आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइक वाइक करते नहीं हैं, बहुत बच्चे आते हैं और विजिट करते हैं, देख लेते हैं, काम निकाल लेते हैं, चले जाते हैं। कम से कम गुरुदक्षिणा के रूप में हम जब राष्ट्रहित में शिक्षा दे रहे हैं तो गुरुदक्षिणा के रूप में कम से कम आप एक लाइक और एक शेयर और एक स्टेटस तो कभी कभी लगा सकते हैं। सप्ताह में एक स्टेटस लगा लीजिए, अपने एक सहपाठी को बता दीजिए कि ज्ञान सिंधु क्लासेस में भी है एक आदमी जो पढ़ा देता है थोड़ा बहुत, तो पढ़ लिया करो, है ना। तो निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है। अब चूंकि देखा जाए तो यहां पर जो ये प्रश्न रखे गए हैं तो मैं यहां पर थोड़ा सा मैं यहां से सहमत नहीं हूं। कारण यह है क्योंकि भक्ति काल सिलेबस में नहीं है इंटरमीडिएट के। क्या है, आधुनिक काल ही है सिलेबस में सामान्य हिंदी के। ठीक है, तो फिलहाल हम आंसर तो दे ही रहे हैं और बहुत कुछ मिल भी रहा है। भक्ति काल का महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है, कामायनी छायावादी युग का है,
रामचरितमानस भक्ति काल का है, साकेत द्विवेदी युग का। मिला बहुत कुछ यहां से। भक्ति काल भले ही ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इस क्वेश्चन में आपको मिला क्या, मैंने व्याख्या की तो क्या मिला, आपको ये पता चला कि कामायनी छायावादी युग की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का लिखा हुआ आदिकाल का यह ग्रंथ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ। रामचरितमानस तुलसीदास का लिखा हुआ भक्ति काल का ग्रंथ है, मणि महाकाव्य है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ द्विवेदी युग का महाकाव्य है। इतनी बातें मिली आपको, बहुत कुछ मिला। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर ज्ञान सिंधु क्लासेस क्वेश्चन बैंक नहीं ली है आपने तो ई बुक के रूप में ही अवेलेबल है और ई बुक के ही रूप में आपको मिल पाएगी, छपी नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप पर जा सकते हैं और वहां पर बुक सेक्शन में ज्ञान सिंधु परीक्षा प्रहार एंड क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे पेड बैच ले चुके हैं और लेंगे तो उन्हें क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं, उन्हें टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक दोनों उसी कोर्स में मिल जाएंगी एक ही फीस में। और हाँ, टेस्ट सीरीज में जैसे आपके गद्य पद्य साहित्य का विकास आपका कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज भी हमने बना रखी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब वहां पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज निःशुल्क भी हैं, बट बहुत सारी अगर बहुत सारी कंप्लीट आपको लेना है तो वो सशुल्क भी हैं, क्योंकि ऐप पर भैया कुछ फ्री होता नहीं है और मैं दे भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस पर पूरी टीम काम करती है, मेहनत करती है और उसको वेतन देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आगे देखिए। ठीक, और निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समोसा और कोल्ड ड्रिंक पर बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, शिक्षा के नाम पर 10 20 50 रुपए खर्च नहीं करते हैं और 100 रुपए समोसा दोस्तों के साथ उड़ा देते हैं। कुछ बच्चे चलो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो खैर वो अलग बात है, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए, है ना। इसलिए नहीं कि आप हमको पैसा देंगे तो हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, इसलिए नहीं, इसलिए कि आपको उसकी जरूरत है और इसलिए कि आपको एक अच्छा स्कोर करना है, इसलिए। ठीक है, हाँ, तो विचार आप उच्च रखें और सकारात्मक रखें तो ही अच्छा है। सब कुछ सकारात्मक तभी हो सकता है। विचार आप सकारात्मक रखेंगे, पॉजिटिव अगर आइडियाज आपके मन में आते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि माइंड से भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वीरगाथा काल में लिखित कौन सी रचना है। अब देखो यहां पर भी ये क्वेश्चन आदिकाल से पूछ लिया गया जो कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो कौन सी रचना है भाई वीरगाथा काल की। रसविलास, कवित्र रत्नाकर, संदेश रासक या ललित लालाम। स्नेह रासक अब्दुल रहमान की है। ये 4 नंबर देखिए, संदेश रासक जो है, स्नेह रासक भी इसको कहते हैं, अब्दुल रहमान की है। ठीक है, तो ये कहां की है, ये आपकी आदिकाल की है। ललित ललाम मतिराम की है। कवित्र रत्नाकर, रसविलास, ये तीनों रचनाएं रीतिकाल की हैं। ठीक, अब ये देखिए अंगा वाला सवाल क्या कहता है कि सगुण भक्त शाखा के कवि नहीं है। कौन नहीं है। सूरदास सगुण के हैं, मतलब जो एक मूर्ति पूजा करता है वो सगुण का उपासक होता है। जैसे राम को मानना, कृष्ण को मानना, या फिर जो भी अवतार हुए हैं उन्हें मानना, ये सगुण भक्ति हुई। लेकिन ब्रह्म को मानना जिसका कोई रूप आकार नहीं है वो निर्गुण भक्ति हुई। पूछा क्या गया है, सगुण भक्त शाखा के कवि नहीं है। तो सगुण भक्त शाखा में भैया तुलसीदास राम के पूजा करते हैं, मीराबाई कृष्ण की करती हैं, सूरदास भी कृष्ण के उपासक हैं। बस जायसी बचे जो जो क्या है, निराकार ब्रह्म की परमात्म सत्ता की ओर इशारा करते रहते हैं, आत्म सत्ता से परमात्म सत्ता को जोड़ने का काम करते हैं। जायसी सूफी कवि हैं, तो ये जायसी निर्गुण है। ठीक है, अब यहां देखिए गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आए हैं और कहां से लिए गए हैं आप बताइएगा। ठीक, देखिए मैं तो स्पीड में आज करा रहा हूं, मतलब चूंकि आपसे बात करूंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए समझिए। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, हम और उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। जैसे हमने राष्ट्र शब्द देखा, हमें पता चल गया राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर हुआ। तो गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्लियर हुआ। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो
तो भाई जो रेखांकित अंश है वो मैंने ऑलरेडी आइडिया दे रखा है और पढ़ा रखा है। व्याख्या कुछ भी नहीं, अपने भाव में अपने इन्हीं शब्दों का पर्यायवाची निकाल के लिख दीजिए, हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने संस्कृति के किन किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दर्शाया है। देखिए यहां पर लिखा है, कहां गया, हाँ देखिए, चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने संस्कृति के किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया है। तो यहां पर क्या लिखा है, चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य और कला। ठीक है, तो उस सारे पराक्रम को क्या है, उस कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। ठीक, तो संस्कृति के बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे चरित्र निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो। हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ किसे देखना चाहते हैं, तो हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ क्या क्या देखना चाहते हैं। यहां से पढ़ेंगे आप तो उत्तर जरूर मिल जाएगा। पूर्वजों से लेकर के यहां तक आप लिख देंगे, उत्तर यही है। ठीक, कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया। एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि हमेशा जो रेखांकित अंश होता है वहां से एक प्रश्न भी बनता है। 5 प्रश्न नीचे होते हैं, उसमें एक जरूर होता है जिसका उत्तर रेखांकित अंश होता है। ठीक, तो वहां तक लिख देंगे। फिर है, राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग क्या है। ठीक, ऊपर से लेकर यहां तक लिख देंगे ये इतना, तो ये पूरा का पूरा उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वो क्या ऐसी ही बनी रहेगी। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था वो भी लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो उस रसराशि उमड़ी थी वो वाष्प की भांति उड़ गई। अब ये कहां से लिया गया है, ये अशोक के फूल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ चैप्टर है। एक करना था, मैंने एक हल करा दिया है। आगे बढ़ते हैं, समझ लीजिए यहां पर भी व्याख्या है और गद्यांश का संदर्भ है। हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसी में उत्तर है, कहीं बाहर से कोई उत्तर नहीं है। फिर देखिए यहां पर कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। कैकेयी अनुताप करती हुई कहती है कि ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी रो रही है, सभा में कहती है कि मैं कसम खा करके कह रही हूं, मैं शपथ खा करके कह रही हूं कि अबला जन के लिए और कौन सा पथ है। तो मैं शपथ खा करके कह रही हूं कि अगर भरत ने मुझको उकसाया हो तो जिस तरह मैंने अपने पति दशरथ को खो दिया उसी तरह मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो। तो सभा के बहुत सारे लोग उनको रोकने लगे, अरे अरे माता ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं कहा करते। तो कहती ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो। जो मैं कह रही हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो, और जो भी मैं कह रही हूं सब कुछ सुन लो। अगर उसमें कोई सार तत्व है उसे चुन लो, कोई सार तत्व है तो उसको आप ग्रहण करो कि मैं कहना क्या चाहती हूं। कि पहाड़ सा पाप करके कि मैं मौन रहूं, मैंने पहाड़ सा पाप किया है और रत्ती भर भी मैं पश्चाताप ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मौन नहीं रह सकती, मैं चुप नहीं रह सकती। तो पद्यांश का संदर्भ क्या हुआ आप जान गए, कैकेयी का अनुताप है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, वही लिख दीजिएगा। व्याख्या बता ही दी। इन पंक्तियों में किस प्रसंगवश कहा गया है। देखिए प्रसंगवश क्या कहा गया, तो इस पंक्तियों में कैकेयी जब राम से मिलने जाती है तो वहां पर कैकेयी पश्चाताप करती है, इसी प्रसंग का यहां पर वर्णन किया गया है। और इसी में प्रसंगवश कैकेयी शपथ खाती है कि मैं जैसे, अगर मुझे भरत ने उकसाया हो तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया वैसे ही मैं भरत को भी खो दूं, अपने पुत्र को भी। तो राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद देने के योग्य समझा। यहां पर नहीं लिखा है, 2 पंक्तियां और होनी चाहिए थी।
कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। ठीक, तो राम ने कैकेयी माता को 100 बार धन्यवाद देने योग्य समझा है। जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा, देखिए 2 लाइनें नीचे की टाइप नहीं हुई हैं, जो भी जिसने भी पेपर बनाया तो, लेकिन 2 लाइनों का यहां पर प्रश्न पूछा गया है। जन समुदाय ने पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो यहां पर क्या है, जन समुदाय ने चिल्लाकर कहा कि वो एक पुत्र की माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। बहुत आनंदित करने वाली कविता है और आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि कहां से ली गई है। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिरी में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद, पवन को ज्यों मधुमय संदेश। समझ गए कहां से, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ कौन हो तुम वसंत के दूत। यहां पर मनु श्रद्धा से प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम वसंत के दूत अर्थात कोयल के समान मीठी वाणी वाली कौन हो, जो नीरस पतझड़ में भी अत्यधिक सुकोमल हो, अत्यधिक सुकुमार हो, और काले घने अंधकार में ही विद्युत की रेखा के समान गौर वर्ण वाली हो, और तपन में भी शीतल मंद सुगंध बयार की तरह हमें आनंदित करने वाली हो। हे श्रद्धा, हे युवती, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है। तो यहां पर संदर्भ समझ गए आप, और कामायनी से लिया गया श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद। व्याख्या बता दी, इस पद्यांश में कौन किससे प्रश्न कर रहा है, तो श्रद्धा से मनु प्रश्न कर रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखना कि कौन किससे कह रहा है। बादलों के मध्य में चपला किसे बताया गया है, बादलों के मध्य में चपला की भांति श्रद्धा को बताया गया है। जिस प्रकार बादलों काले घने मेघांधकार में विद्युत की रेखा गौरवर्ण की चमकती, उसी गौरवर्ण की कौन थी, वो कौन, श्रद्धा। इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है, तो इन पंक्तियों में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, गजब का वर्णन है। फिर देखिए यहां पर एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना होता है, चूंकि साहित्यिक हिंदी वालों को जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय लिखना होता है। और यहां पर वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। और मैथिली शरण गुप्त प्रसाद और पंत, ये भी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ध्रुव यात्रा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए, है ना। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए, सारांश ही होता है, और 80 शब्दों का मतलब है 1-1.25 पेज में निपटा दीजिए, अच्छा सा, है ना। फिर खंडकाव्य अपने जिले के अनुसार होता है 5 अंकों का। और फिर यहां देखिएगा अब आता है संस्कृत का एक गद्यांश और एक पद्यांश, आपको हल करना होगा साथ साथ 14 नंबर में। तो संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य पद्य में तस्य गद्य पद्ये च लालित्यम, और उसके गद्य पद्य में लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते, भावबोध की क्षमता और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। ठीक, तो ये संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है। ठीक, आराम से मैं इसको कई बार पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ सकते हैं। और अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन, एक एक मीनिंग के साथ आपको पढ़ना है। तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। और आप में सामर्थ्य है तो मैं कहूंगा कि आप कोर्सेज में चले जाइए, ऐप में चले जाइए। बट आपके पास धन नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ज्ञान सिंधु क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी 2025 के लिए नई बनी है, उसमें सब आपको मिल जाएगा। क्लियर, चलिए। और फिर यहां पर वो जातक कथा से है, और फिर यहां पर जातक कथा से ही ये श्लोक दिया गया है, और ये सुभाषित रत्नानी से दिया गया है। सामान्य हिंदी वालों के लिए सुभाषित रत्नानी बिल्कुल एक रामबाण है, 7 अंकों का काम है, इसलिए उसे मत भूलना। तो न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कहते हैं कि कौवा बोलता है, कौवा क्या कहता है
कि मुझे आपका ये उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता है। क्रोधित ना होने पर इसका मुख देखो, और भैया क्रोधित होगा तो कैसा होगा है, इसका मुंह ऐसा है भैया, जिसको राज्य मिल रही है, खुशी के मारे इसका मुंह ऐसा है, और दादा जब ये गुस्साएगा तो इसका मुंह कैसा होगा। तो राजा, वो कौआ कहता मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता ये राजा, है ना, हम न स्वीकार करोसी, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे राजा अच्छा नहीं लगता। तो मुझको यह राजा अच्छा नहीं लगता, मुझको आपका उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। क्रोधित न होने पर मुख देखो, और क्रोधित होगा तो कैसा होगा, क्रोधित होने पर किस प्रकार का होगा। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरमाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मात् अपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी संस्कृत है, और उससे भी मधुर उसका काव्य है, और उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन यानी कि सुभाषित हैं। ठीक है, हाँ। फिर देखिए, मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए, और अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, और घर का न घाट का, किसी काम का न होना। फिर अपठित गद्यांश पद्यांश आते हैं, और अपठित गद्यांश पद्यांश हमेशा याद रखना अपठित ही होते हैं, वो पढ़े वाले नहीं होते हैं। हमेशा ऐसे आते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, बट उनको पढ़ करके उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेके आप समझ लीजिएगा। बाकी विशेष बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धरा और धारा का अर्थ क्या होता है, ये हैं आपके सूक्ष्म अंतर। धरा का अर्थ धरती, धारा का अर्थ समझ रहे हैं प्रवाह होता है, तो पृथ्वी और जल का प्रवाह। कुल और कूल का अर्थ क्या होता है, कुल माने संपूर्ण, कुल माने वंश, कूल माने किनारा, तो वंश और किनारा। फिर देखिएगा, एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिएगा। जैसे मधु है, तो मधु के दो अर्थ होते हैं। मधु का मतलब शहद भी होता है, मधु का अर्थ होता है मीठा भी होता है, मधु का अर्थ होता है शराब भी होता है। योग के दो अर्थ है, योग का अर्थ होता है जोड़, और योग का अर्थ होता है, हाँ, योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ भी होता है, और योग का अर्थ होता है योग साधना। ठीक है, योगा जिसको आप बोलते हैं। हर का अर्थ होता है, हर माने शिव जी, हर का अर्थ होता है शिव जी, और हर का अर्थ होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक, और हर का अर्थ होता है गिनती के ऊपर लगने वाला, वही अंश और हर, गणित में काम करने वाला। पैरों से जो जल पीता है उसे क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध होता है वो अपवाद होता है। फिर है, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो भैया देखो यहां पर, भगत सिंह का देश सदा आभारी रहेगा। ठीक है, ठीक है, भगत सिंह का देश नहीं, भगत सिंह का देश नहीं, यह देश भगत सिंह का सदैव ऋणी रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। भगत सिंह का देश नहीं, यही तो गलत है। दो दो चार होता है नहीं, दो दो चार होते हैं। सम्मेलन में कवित्री नहीं, कवयित्री सही होता है, कवित्री, कवयित्री ने भाग लिया। फलो फूलो है, फूलो फलो होता है। और ये पहली बात तो पूरा वाक्य होना चाहिए ना। तो यह देश भगत सिंह का सदैव आभारी रहेगा। फिर श्रृंगार अथवा हास्यरस का उदाहरण सहित दो दो अंकों में आता है। रसछंद अलंकार कंप्लीट करा दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और फिर यहां देखिएगा, प्लेलिस्ट में सब पढ़ा है, आप टेंशन न लो। आप ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के साथ हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 95+ जरूर लाएंगे अगर शुरुआत से जुड़े हैं जो बच्चे हमारे साथ। ठीक, तो नगर निगम अध्यक्ष अथवा ग्राम प्रधान को अपनी बस्ती की सफाई के संबंध में पत्र है, या प्रिय पुस्तक मंगाने के लिए प्रकाशक को एक पत्र लिखिएगा। फिर यहां देखिए, देशाटन से लाभ, खेलकूद का महत्व, वृक्षारोपण की उपयोगिता, नई शिक्षा नीति। ठीक, अब वृक्षारोपण की उपयोगिता क्या है, पर्यावरण प्रदूषण जब निबंध पढ़ाया हमने तो समझा दिया आपको, पेड़ नहीं लगाएंगे। और इस पर कौन नहीं लिख पाएगा। अब ये मत कहिए सर आपने रटाया नहीं या ये आया नहीं, ऐसा नहीं है। वृक्षारोपण पर आप क्या अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकते कि वृक्षारोपण अगर होगा तो उससे क्या क्या संभव है। मृदा अपरदन नहीं होगा,
बाढ़ जैसी ये जो बाढ़ में भूमि का कटाव होता वो नहीं होगा, और वृक्षारोपण होगा। भूकंप का भी रोधन करता है वृक्षारोपण। ऑक्सीजन तो भरपूर मात्रा में देगा ही, पर्यावरण संतुलित करेगा, और इमारती लकड़ी भी, तमाम जड़ी बूटियां भी हमको वृक्षारोपण से मिलती, फल फूल मिलते हैं, पत्तियां मिलती हैं, छाया मिलती है। देशाटन से लाभ क्या होते हैं? देशाटन मतलब देशों में घूमना, यात्रा करना। जब आप देशों में घूमेंगे तो बहुत सारा नॉलेज आपको देशों में घूमने का होगा। नॉलेज ये होगा, आप वहाँ की संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। किसी देश में जाएंगे, वहाँ की क्या संस्कृति है, क्या धर्म है, और वहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा कैसी है, सब सब कुछ वहाँ के बारे में जान पाएंगे। वहाँ का वातावरण, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं, और जो भी देखने लायक हैं, क्या क्या ऐतिहासिक इमारतें हैं, क्या क्या भौगोलिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक, भौगोलिक, नागरिक, सामाजिक, सब कुछ, सांस्कृतिक, सारी चीज़ें आपको एक देशाटन में पता चलती हैं। ठीक है। और नई शिक्षा नीति तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ही। तो चलिए, ये आपका पेपर था। इसे आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, जहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या modelpaper.info पर जाकर के ऐसे बहुत सारे पेपर्स आपको मिल सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तैयारी के लिए हमेशा ज्ञान सिंधु क्लासेस के साथ बने रहिए। यहां पर आपके साथ सिर्फ और सिर्फ लाभ की बात होती है। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 95 प्लस के टारगेट के साथ चला जाता है। धन्यवाद।